क्या मिला तुम्हें? चीन तुमसे आज 100 गुना आगे है और तुम वहीं के वहीं, क्योंकि तुम्हारा सारा पैसा। हम आज भी रोड पर पैच लगाते हैं, वो आज भी रोड के ऊपर में अच्छा डेवलपमेंट लगाते हैं। और हमें कंपेयर करते हैं बांग्लादेश, अरे उनका फादर नेशन हम है, तुम तो इजराइल का फादर नेशन मानते हैं। इतना अनपढ़ है, इतना अनपढ़ मोदी। हमने 2 नेशन का जन्म दिया, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश, और इसी इंडिया के 2 नेशन जिसके पास इतना क्षमता है कि 2 नेशन का जन्म दे सकते हैं, उस देश का प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके इजराइल का फादर नेशन बोलते हैं। इतना अनपढ़ है। और एक बताओ, ये जो रगब चड्डा है ना, समोसा और चाय की बात करके उनके आगे झुक गया। अपने बाप को छोड़ करके किसी और के बाप को चुन ले, ऐसा नहीं होगा। अब ये देखो, तुम्हारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सुनो, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री, उनका F-15 फाइल में नाम है। विकास की सीमा ये होती है कि 1050 बार बुलाया गया F-15 को, इसको F-15 ने रूस के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति है ना व्लादिमीर पुतिन, उनको 1050 बार, लेकिन बोले मेरे पास में टाइम नहीं है तुम्हारे पास आने के लिए। मैं देश के जो युवा हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जिनकी मतलब जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, उनके लिए काम करूंगा, तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है। चीन के प्रधानमंत्री को, चीन के राष्ट्रपति को कई बार बुलाया गया, आपने सुन भी ली होगी, लेकिन तुम्हारे मोदी जी कुदक के पहुंच जाए वहीं F-15 फाइल में। क्यों? क्योंकि वहां पे मिल रही है इन्हें, वहां पे मिल रही है इन्हें लुगाई। अच्छा, एक चीज और, मैं आपकी बात को, मेरे को एक बड़ा ध्यान आया, एक चीज, रुकिएगा, बोलिएगा मत, अभी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। आप ये समझिए कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो जो बाहर के देशों में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अगर बाहर के देशों के प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति अगर हमारे देश में आए तो विकास तो जल्दी हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वहाँ मोदी जी का बोलते हैं कि F-15 फाइल में नाम गलती से आया है, वो नाम पूरा पक्का नहीं हुआ। ठीक है भाई, तुम दब रहे हो, वो किसी और रीजन से दब रहे होगे, उनके सामने F-15 वालों के, है ना। और फिर उसके बाद में भी नितिन गडकरी जी की कार में बच्ची मिलती है। क्यों मिलती है भाई? जब तुम्हारा नाम ऐसी फाइल्स में है ही नहीं, तो तुम क्या नई फाइल्स बना रहे हो इंडिया में? इंडियन फाइल्स बना के छोड़ोगे? सुनो भैया ने अभी एक बात बोली बहुत अच्छी, कि तुम, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा नाम गलती से आया। पहली बात तो गलती से आता नहीं है, दूसरी बात अभी पुलिस बैठी हुई है, प्रशासन बैठा हुआ सारा। अगर किसी जुआरी के पास में हम बैठ जाएं तो हमको बिना तुरंत पकड़े जाओगे, बोले कानून कहता है। तो तुम जब वहां पे बैठे, तुम्हारा नाम इसलिए आया, और जब नाम आया तो तुम दोषी तो हो पक्के 100%। तो हमारी बहन बेटियां कैसे सेफ है इस इंडिया में, जिनके नेताओं की गाड़ियों में बच्चियां मिलती हैं, बच्चियों को बरामद किया जाता है, वो भी किस हालत में आप जानते हो, है ना। और फिर भी उसके बारे में कोई न्यूज चैनल नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। गोदी मीडिया सिर्फ दिखाती है कि मेलोडी खाओ, आम खाओ, अरे भाई झाड़ पूड़ी खाओ, अरे तुम मोदी को खाओ ना, जाके चाट लो उसको। आपको एक बात पता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्लोगन था, उसका जो 80% जो पैसा था वो ओनली प्रमोशन एंड प्रोमोटिंग पे चला गया। आपको बात है क्या? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते, खुद रेपिस्ट को टिकट देता है, संसद में बैठा है रेपिस्ट लोगों को, ये इन लोगों का दलाल रेपिस्ट और क्रिमिनल लोग इन लोग का संसद है, मंत्री है। और मैं तो एक बात बताऊंगा, अवध ओझा सर को होम मिनिस्टर बना देना चाहिए। अच्छा। अवध ओझा को, ताकि इनसे तो होगा नहीं, तब सुधरेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेगा, इनका औकात नहीं अमेरिका से चैलेंज करने का, वो उसके सामने तो हुजूर करेगा। इनका औकात नहीं चीन का आंख दिखाने का, इनके औकात नहीं। लेकिन जब इस चुनाव आएगा, देखो पाकिस्तान ने कह दिया, बांग्लादेश ने कहा, अरे भाई हमसे उन किसी कंट्री में मतलब नहीं है, हमें अपने देश से मतलब है, अपना देश का क्या बांग्लादेश हमसे आगे है, चीन आगे हमसे आगे है, और तुम उसी कंट्री से कंपेयर करा रहे हो कि देखो देश तो जाएगा, देश के अंदर वो लोग आ रहे हैं, घुसपैठिए की बात करते। अब कितना घुसपैठिया निकला? कुछ नहीं, सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं। मोटा भाई तो इतना मोटा हो सके, अपने बेटे को BCCI के सेक्रेटरी बना दिया। इनको तो परवाह नहीं इस देश के यूथ को, जो भी करे। इसलिए तो इस देश का युवा आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं, इनको टेररिस्ट बोला जा रहा है। और असली टेररिस्ट तो मोटा भाई लोग है, प्रधानमंत्री से लेकर जो सिस्टम की करप्ट बना चुके हैं ना, वो सारे टेररिस्ट है। हम खुले मन से कहते हैं वो लोग टेररिस्ट है। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया फादर्स डे को गायब थी। मेरे को लगता है मोदी जी की हवेली पर होगी पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया। मेरे को लग रहा है वहीं पर फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, वहीं पर ही फिर वही उन्हीं की बच्चियों को, मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हीं की बच्चियों पर उनकी नजर जाएगी जिस दिन, उस दिन वो खड़े होंगे हमारे साथ में, क्योंकि उससे पहले उनका कोई लेना देना नहीं। और जो मीडिया आज मीडिया उनकी बन के रह रही है, ठीक है, जिस दिन गलती से भी उनके मुंह से लाइव वो इतना करते हैं, किसी दिन गलती से उनके मुंह से कुछ सच्चाई निकल गई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मोदी जी के खिलाफ या किसी के खिलाफ, सच्चाई निकल गई जिस दिन, उस दिन उन्हीं का भी वही हाल होगा। 4-5 में
नाम बता सकता हूँ जो मतलब अभी के टाइम पे इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो नाम आ जाएंगे, जो कि मीडिया से थे। उनका कभी उनको टैंक में चुनवा दिया गया उनकी एक न्यूज से, कभी उनको फेंकवा दिया गया समुद्र में, कभी उनको गोली मार दी गई, कभी ट्रक चढ़ा दिया गया। और वो लड़की थी जिनके साथ गलत हुआ था, उनके फैमिली के ऊपर ट्रक चढ़वा दिया गया, उसमें भी उनका नाम आया। लेकिन अभी तक उनपे क्या बोलते हैं, उनका साथ दिया जा रहा था। ऐसी गवर्नमेंट का क्या करे जो कि क्रिमिनल का साथ दे रही है। जब साथ देने की इतनी कोशिश की है, उसको बाहर तक ले आई, तो वो अगर उनका बस चलता ना, अगर हम लोग खड़े नहीं होते तो वो सम्मानित करते उसको बाहर निकाल के। और आज देख लीजिए अभिजीत जी के जो उन्होंने जयपुर में हमला किया अभिजीत जी पर, उनको छोड़ दिया गया खुलेआम। और उनकी न्यूज पे रिपोर्टिंग की जा रही है कि तुमने अच्छा किया, ऐसा किया, वैसा किया, कह के उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको मालाएं पहनाई जा रही है, उनके साथ खड़े हो रहे हैं ये, और फोर्स भी उनको संभाल रही है। यहाँ पर अभी उनका मतलब बलात्कारियों के साथ फोटो खिंचवाइएगा तो बड़ा सम्मान मिलेगा, क्रिमिनलों के साथ में। क्रिमिनल, मर्डरर, सब इनके पार्टी में सब क्रिमिनल हो गए, सब इकट्ठे होके सब बैठे हैं कि भाई बंधु सब बैठे हैं। फिर ये बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये राष्ट्र, फिर ये उसमें भी कमी नहीं छोड़ रहे कि जनता भी आपस में लड़े, हिंदू मुसलमान से लड़ ले, सिख लड़ ले, है ना, बुद्धिज्म लड़ ले और ईसाई लड़। अरे भाई क्यों लड़े हम क्यों लड़े? तुम्हें लड़ना है तुम आपस में लड़के मरो, हमारी गवर्नमेंट खाली करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सभी वो ये युवा हैं, और जो आज इस वीडियो को देखने के बाद में जो चीज समझ में आ रही है, एक एक युवा के अंदर में इतनी आग भरी है ना, अगर इस युवा की आग को अगर एक मंच पे निकाल दिया जाएगा तो शायद एक ऐसी आग भड़क जाएगी, एक ऐसी आग लग जाएगी जो पूरे सिस्टम को जो है वो जला के खत्म कर देगी, जो करप्शन में है, डूबे हुए हैं। और एक मैं आपको बता दूं, अभी मैं राजीव तलवार जी की बात कर रहा हूं। राजीव तलवार ही एक ऐसा व्यक्ति है, राजीव तलवार ही एक ऐसा व्यक्ति है, मैं तो कहूंगा कि वो यहां पर आए और पूरे सिस्टम में आग लगा दें। राजीव तलवार किसी को नहीं बकसते वो। और भाई साहब ऐसा मर्द आदमी और ऐसा शेर दिल इंसान शायद राजीव तलवार के लिए कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है अभी तक आजमगढ़ की धरती पर। राजीव तलवार जी और आर्मी और पुलिस फोर्स खुद हमें ज्वाइन करे, हम मना नहीं कर रहे किसी को भी, सब लोग यहाँ पर आए, हमें ज्वाइन करे, यहाँ पर हमारा साथ है, क्योंकि गलत के लिए साथ हो रहा है, गलत इस देश के साथ हो रहा है। इस देश के वासी है वो, है ना, होंगी उनकी भी जॉब होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन इस देश के वासी है, उनको आना चाहिए। वो अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आर्मी अभी प्रोटेस्ट कर रही है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, हमारा साथ दें, क्योंकि आर्मी हमारे साथ होगी तो कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हर डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर है, ये आप मानिएगा, चाहे वो एमसीडी का हो, जल बोर्ड का हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, शिक्षा को लेकर के। मैं आपको बता दूं, शिक्षक जो बैठे हुए ना, वो लोग भी कितना प्रोटेस्ट किए, क्या उन लोगों को कुछ मिला? क्या उनके अधिकार मिले? लाठी और डंडे के सिवा शायद मेरे को लगता नहीं है कि उनको कुछ मिला होगा। और जो बोलेगा उसका सर फट जाएगा, और जो बोलेगा उसके या तो घर के ऊपर में ताला लग जाएगा, या जो बोलेगा या उसके ऊपर में बुलडोजर चल जाएगा। अरे ये नियम नहीं है, ये संविधान उठा करके देखिए कि आपका एक्ट और बीएनएस की धाराएं जो अब बनी है ना, वो क्या कहती हैं। आप समझिए इन सब चीजों को। देखिए ये जो सरकार है, ये मतलब हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे इनको हिस्ट्री मालूम ही नहीं। तुमसे पहले तुम्हारी इस देश की, जिसका हम फादर ऑफ नेशन मानते, महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की बात की थी। वो राम राज्य की पढ़ो ना, हिस्ट्री पहले पढ़ो, वो राम राज्य क्या है। और अभी तुम जो राम राज्य की बात करते तो राम मंदिर से चंदा कैसे गायब हो जाए? 200 करोड़ गायब करा दिया। 200 करोड़ कहाँ गए? वो 200 चला गया, कोई जवाब देने वाला नहीं है। अरे मंदिर से पैसा चोरी, आरबीआई बैंक से पैसा चोरी, भाई इंडिया पूरा खाली कर दिया है। आप चाहो तो अभी मैं चाहता हूँ कि जांच बैठाई जाए, वो सारे मंदिर चेक करा जाए, सारे आरबीआई चेक करवाया जाए, है ना। अभी चोरियां निकलेंगी, सब चोरी हो चुका है, हमें दिखाया नहीं जा रहा, हमें पता नहीं चल रहा, कैश भी कम निकल रही है, सब कुछ लिमिटेड करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। नहीं पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ऐसा करप्शन और ऐसी चोरियां करने वाले लोग ना, ये रात ही रात में पासपोर्ट अपना बनवा लेते हैं और सुबेरे जो है वो दूसरे विदेश में चले जाते हैं। उनको नहीं पकड़ सकते हैं। पकड़ेंगे किसको? मैं बताता हूँ पकड़ेंगे किसको। ये भाई को पकड़ेंगे, इन भाई को पकड़ेंगे, इन, और जब ज्यादा बोलेंगे ना तो साला हम जैसे लोगों को भी पकड़ लेंगे। आ जाओ हाँ। मीडिया खतरे, नोटबंदी हुई, मंत्री बैंकों की लाइन में लगा दे, काम कोई नहीं लगा था। गरीबी तो लगा, जिसके घर में 500 के 100 बेचारे नोट थे, वो बेचारे वहाँ लाइन में लगे खड़े, अमीरों के सब पैसे धड़ाधड़ अंदर खन्ने बदले गए। तो सर आप सच दिखा रहे हो, आप खतरे में हो, मैं बता रहा हूँ आप खतरे में हो। आप सर आप सच बता रहे हो, यहाँ पर हमारे साथ खड़े हो ना, आप खतरे में हो। मरना तो एक ही दिन है, आज नहीं तो कल। हाँ हम भी तैयार हैं, हम भी सब वो इसीलिए तैयार खड़े हैं यहाँ पर। बिल्कुल। आजाद जी की एक लाइन, जब से पता चला है उनके तकिए कलाते, जब से पता चला है जिंदगी का नाम मौत है, सिर पे कफन बांधे
कातिल को ढूंढते फिरता हूँ। जब से पता चला है जिंदगी का नाम मौत है, सिर पे कफन लपेटे कातिल को ढूंढते फिरता हूँ। इसमें मैं ये बिहार का जो भरत भूषण है ना, उसका जो बलिदान गया है, ये खाली नहीं जाएगा। हम जैसे युवा जो है ना, वो ऐसे ना जाने हजार भगत सिंह जो है वो पैदा होने वाले हैं, और ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यूरोप में मानसिक तनाव को, मेंटल हेल्थ को बहुत ध्यान दिया जाता है। आज का युवा जो है, एग्जाम देने से पहले उसके ऊपर तनाव रह रहा है कि एग्जाम लीक ना हो जाए। एग्जाम देने के बाद भी मानसिक तनाव रह रहा है, यानी एंजाइटी डिप्रेशन जिसको कहते हैं। मैं खुद साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ। वो तनाव में रहते हैं। यानी कि भारत का युवा, जैसे कि हमारे 4 आश्रम है ना वैदिक साहित्य में, वो कुछ नहीं जानते बीजेपी वाले वैदिक साहित्य, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो जो ब्रह्मचार्य आश्रम है हमारा, गृहस्थ आश्रम है, वो रीढ़ होता है। यानी हम गृहस्थ में जाएंगे तो जब हम पूरा युवा ही मानसिक तनाव में गूंज रहा है, पूरा युवा ही तनाव में, तो देश का विकास कैसे होगा? अब बताइए, सारा एग्जाम 22 करोड़ लोग, देखिए यूपीपी, बिहार पी, यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपी नेपाल, नेट जेआरएफ का, बीबीएससी, यूपीपीसी, सारा तो लीक हो रहा है। यूपी, मैं यूटीपीसी का एग्जाम दिया हूँ, यूटी लीक हो रहा है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सीट नहीं है, जनसंख्या देश की बड़ी है, देश की जनसंख्या बड़ी है, सीट यूनिवर्सिटी नहीं बढ़नी चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बढ़ रही है, और राजनेताओं के कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से नेताओं के ही अधीन है। बिल्कुल। सर, एजुकेशन के बारे में कहना चाहूंगा मैं कि पहले तो स्कूल इतने महंगे कर दिए गए, वहां पर बुक्स लेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स बना रखे है ना, उसके लिए बुक्स के लिए अलग अलग जो स्कूल चाहता है वो प्राइस रखता है उसका, फिर बाहर से ले लिया जाता है, तो उनकी बेइज्जती की जाती है पेरेंट्स की। आपने देखा था अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में एक लेडीज आई थी, उनकी कितनी बेइज्जती की गई थी स्कूल की तरफ से। बाद में भलाई माफी मांग ली गई, लेकिन वो माफी किस काम की? जब एक माँ अपने बच्चे के लिए बेइज्जत हो रही है इतनी दुनिया के सामने, तो वो माफी किस काम की, है ना। और फिर वो वहां पर एजुकेशन स्कूल में खराब, फिर कॉलेज ज्वाइन करना है तो उसमें महंगाई और ज्यादा, उसमें भी खराब, है ना। उसमें भी बुक्स लेनी है तो अलग, ड्रेस लेनी है तो अलग, उसमें भी जीएसटी ठोक देंगे 10 तरीके की, है ना। बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। मैं आपको बताऊं, एक चीज और याद आ रही है अब मेरे को, मैं चाहूंगा बोलना। जो नेता लोग होते हैं ना, हम लोगों को टाइम देते हैं कि हम 2 बजे वहां पर पहुंचेंगे और आकर के ये रिबन काट देंगे। अरे आते कितने बजे? 6 बजे। और 2 मिनट की देरी, उस बच्चे की पूरी जिंदगी और पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इसका जवाबदेही कौन बनेगा? ये कौन है? गलत बोल रहा हूं या सही? गलत बोला मैंने कोई? जब वो 4 घंटे लेट हो सकते हैं, तो हमारा बेटा अगर 2 मिनट भी अगर लेट हो गया ना, तो आपको बैठाना पड़ेगा। वो भले ही 2 क्वेश्चन छोड़ करके आ जाए, लेकिन उसको एग्जाम दिलवाना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही लेट हो। दिलवाना पड़ेगा या नहीं दिलवाना? ऑप्शन और मिलना चाहिए। अगर एग्जाम किसी का रह जाता है तो उनके लिए, जैसे अभी सुबह एग्जाम है तो उनके लिए शाम को करवाना हो, दूसरी शिफ्ट करवाओ। 2 शिफ्टों में होने चाहिए एग्जाम। अगर दूसरी शिफ्ट नहीं तो कम से कम 5 दिन बाद में करवाओ तुम, लेकिन एक रिजर्व रखो। क्या उसका साल नहीं खराब होना चाहिए? उसका साल खराब नहीं होगा, 5 दिन खराब हो जाए चलेगा, वो 5 दिन वहां बैठ जाएगा, है ना। स्टूडेंट भला ही पैसे नहीं होंगे, वो कैसे भी एडजस्ट कर लेगा। किसी गुरुद्वारे में, हमारे गुरुद्वारे यहाँ पर भी पहुंचे, वहां भी गुरुद्वारे हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो गुरुद्वारे में रुकेंगे। पहली बात, इनको आने जाने का खर्चा पूरा फ्री करना चाहिए। पंजाब में हुआ है, पंजाब में बसें फ्री की गई है, वैसे ही बसें फ्री होनी चाहिए, सब कुछ फ्री होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स है उनके लिए स्पेशल कार्ड बनने चाहिए जिससे पेमेंट हो। अगर पेमेंट ले रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में जो बसें चलती हैं उनकी, तो वो कार्ड देना चाहिए इनको स्टूडेंट्स का बना के स्पेशली, जिससे पेमेंट हो, है ना। ऐसे कुछ आई कार्ड से स्टूडेंट का आई कार्ड चलेगा वो, हाँ, वो जैसे भी वो करना चाहिए इनको, कुछ तो ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। फिर अब एजुकेशन की बात करें, स्कूल का मैंने आपको बताया कि इनकी बुक्स अलग, ये सब खर्चा होने के बाद में फिर ये एग्जाम देने जाते हैं, कॉलेज भी करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम लीक हो जाता है, वहां पर भी घाटा। एग्जाम लीक हो गया, सीबीएसई की पेपर चेंज हो जाते हैं, मार्कशीट चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज होने के बाद में फिर ठीक है, चलो वहां पर भी बच गए, तो आगे जाके जॉब नहीं मिलती, और जॉब नहीं मिलती तो चलो ठीक है, वहां भी बच गए। अपन ने ठेला लगा लिया, ठेला नहीं, वहां पर भी ठेला उठा के ये फेंक देते हैं, वहां से भी बेरोजगार करा। फिर ये बेरोजगार करने के बाद में वहां भी नहीं छोड़ते कि हम घर पे बैठ जाते, चलो चुपचाप बैठे, हम बेरोजगारी सही। वहां पर इनके फिर मिनिस्टर उठ के बोलते कि तुम कॉकरोचेस, तुम पैरासाइट्स हो। अरे भाई, जीने दोगे या नहीं मर जाए? फिर मरते हैं तो ये बोलते हैं फिर ये कि तुम मर चुके हो, हमने थोड़ा बोला है। फिर इनको बोला रिजाइन दो, तो रिजाइन देने के लिए ये एक वर्ड नहीं बोलते, सीधा आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है पूरी जनता को। एक समस्या ये भी है, जैसे कि आमतौर पर तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई एग्जाम का पेपर लीक हो गया, ये देखते हैं कि भाई किसी एग्जाम में किसी और तरीके से भ्रष्टाचार हो। समस्या सिर्फ यहाँ पे नहीं है, समस्या ये भी है कि आजकल जो पेपर, आप लोग बहुत सारे लोग पेपर देते होंगे, बीपीएससी, यूपीएससी वगैरह वगैरह, आजकल जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, सवाल ये भी है कि आप क्वेश्चन बेहतर कैंडिडेट चुनने के लिए
क्वेश्चन सेट कर रहे हैं या उनको रिजेक्ट करने के लिए ले रहे हैं। समस्या ये है कि अब देखिए यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ, आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। इस बार यूपीएससी के एग्जाम में एथिक्स के क्वेश्चन भी डाले गए थे। सवाल ये है कि यूपीएससी खुद कहती है कि आपको ये पेपर्स सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, फिर एथिक्स का सवाल आपने कैसे पूछ लिया? आपका समस्या क्या है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए एक चीज को थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आज की स्थिति ये है, लोग कहते हैं कि फला एग्जाम में भ्रष्टाचार हो सकता है, फला एग्जाम भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। सवाल ये है कि अगर सिस्टम में बैठा हुआ जो मेन आदमी है वो खुद भ्रष्ट है, तो किसी भी एग्जाम को आप पाक नजर से कैसे देख सकते हैं? मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू एक बात हो जाने दीजिए मेरी, मैं समझा देता हूँ। एक बात समझिए, हम कहते हैं कि आरओआर में भ्रष्टाचार हुआ है, आरओआर में पेपर लीक हुआ या पीछे के रास्ते से लोग घुसाया गया। हम कहते हैं कि फला एग्जाम में घुसाया गया। एक आदमी लोहा चोरा रहा है, टीना चोरा रहा है, चांदी चोरा रहा है, पर हम कह रहे हैं कि सोना में चोरी नहीं कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? यूपीएससी में भी भ्रष्टाचार हो रहा होगा। आप लोग माने या ना माने, हम कह रहे हैं कि कोई आदमी माने नीचे के चपरासी एग्जाम में चोरी कर रहा है, ऊपर के एसडीएम एग्जाम में भी चोरी कर रहा है और डीएम के एग्जाम में चोरी नहीं करेगा। ऐसा संभव है? नहीं होगा। और दूसरा बात यह है कि एग्जाम सिर्फ पेपर लीक एक समस्या नहीं है, समस्या ये भी है कि तुम सवाल कैसा दे रहे हो, तुम चुनना क्या चाह रहे हो। तुम एक आईएएस अधिकारी चुनना चाह रहे हो, सवाल तुम क्या पूछ रहे हो। तुम एक एसडीएम बीपीएससी के एग्जाम ले, बीपीएससी एग्जाम में मोदी जी का ट्वीट से क्वेश्चन पूछा गया, ये क्या मतलब बनता है? ये क्या मतलब बनता है? तुम हीरोइनों के बारे में पूछ रहे हो, क्या सवाल नहीं है तेरे पास? नहीं है तो स्टूडेंट से पूछ। यूपीपीसीएससी एग्जाम में टायर के पंचर से सवाल पूछा गया। हमारे कहने का मतलब है कि तुम पूछना क्या चाह रहे हो, तुम क्या चाहते हो? तुम एक अधिकारी चुनना चाह रहे हो या तुम ऐसा करना चाह रहे हो कि मुझे तो लग रहा है लेबर बनाने की कोशिश। नहीं, यहाँ पर गेम कुछ और है, गेम कुछ और है। देखिए आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि पेपर में जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो इस लिहाज से इस तरह से सेट कर रहे हैं कि लड़के खुद कह रहे हैं कि मेरा तो इस बार एग्जाम में नहीं होगा। इससे फायदा क्या होता है मैं समझाता हूँ। फायदा इससे ये होता है कि अगर आप में से सारे लोग ये कहेंगे कि यार मेरा तो पेपर सही नहीं गया है, तो आप विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो फिर सिलेक्शन हो किसका रहा है? मेरिट कैसे ऊपर जा रही है? फिर भी कैसे जा रहा है? मतलब अभी देखिए यूपीएससी एग्जाम हुआ, आपको तो लेने 15,000 ही 12,000 ही लोग हैं ना प्रीलिम्स में, भाई 62,000 तो लोगे नहीं ना। तो सवाल ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सवाल पूछ क्यों रहे हो ऐसे? तुम्हें तो बेहतर कैंडिडेट छांटने हैं ना। तो आज की स्थिति है, ये तो हो गई हमारी बड़े बड़े एग्जाम्स की। सवाल सिर्फ यहाँ नहीं है, हमारा पूरे ऊपर से नीचे का सिस्टम शिक्षा व्यवस्था का चौपट हो चुका है। यूपी में जाइए, वहां पर कितने सारे स्कूल बंद हो गए। सरकार कहाँ बैठी है? सरकार कहती है कि हम बेहतर शिक्षा देंगे। ये शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार के तर्ज पर दिया है। तो हमारे स्कूलें बंद हो रही है, यूपी में बंद हो रही है, बिहार में बंद हो रही है, हर जगह स्कूलें बंद हो रही है। क्यों बंद हो रही है? कैसे बंद हो रही है? फिर वो लड़के कहाँ जाएंगे? क्या उनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? तो वो लड़के जो जीवन भर गरीबी जिए हैं, बुढ़ापे में मरेंगे, गरीबी में ही मरेंगे। ये होता क्या ना कि अभी से नहीं, अभी तो बहुत पहले से यही चला आ रहा है और अभी भी शायद मेरे ख्याल से यही चला और आगे भी यही चलेगा। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हमारा ऊपर का सिस्टम करप्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? हर आदमी, हर एक व्यक्ति दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ उस तरह से बल्कि प्रोटेस्ट को भी दबाया जा रहा है। आज हमारे प्रोटेस्ट को भी क्या कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्दों की है। हमारा कहना ये है कि भाई साहब, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, आपको ये मालूम है ना कि ये दहशतगर्द है? मालूम है ना? तो जब उठाइए ना, जेल में डालिए ना इनको। आप जानते हैं कि आतंकवादी है, आतंकवादी को खुला कैसे छोड़ रहे हैं? और आतंकवादी इतने सारे एक मिनट भाई साहब, इतने सारे आतंकवादी जब आपके आसपास घूम रहे हैं तो फिर तो आपका सिस्टम का फेलियर है। अब ये भी आतंकवादी है, ये भी आतंकवादी है, ये भी आतंकवादी है, वो भी आतंकवादी। जब सब आतंकवादी है तो इतने सारे आतंकवादी घूम कैसे रहे हैं और आप घूमने कैसे दे रहे हैं? भाई ये तो समाज के लिए खतरा है ना। ये AK-47 बैग लेकर घूम रहे हैं, ये बम लेकर घूम रहे हैं, ये भी गोला बारूद लेकर घूम रहे हैं। अरे भाई ये सारे आतंकवादी हैं, इन सबको उठा के जेल में डालो। हमारे यूनियन मिनिस्टर ने ऐसा जवाब दिया है कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। दहशतगर्दों की बी टीम बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप हमें आतंकवादी कह रहे हैं। अगर हम टेररिस्ट है, NSA लगाओ और सबको जेल में डाल दो। जितने लड़के नीट में विरोध कर रहे हैं, जितने पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, आप सबको उठा के जेल में डाल दीजिए भाई साहब, क्योंकि ये सब आतंकवादी हैं।
जिनकी जो लड़के एग्जाम क्लियर करते हैं और आतंकवादी स्टूडेंट ने अब तक सुसाइड कर लिया। आतंकवादी समाज के लिए खतरा होता है। ये जो माइक लेकर घूम रहे हैं ना, ये भी आतंकवादी हैं, क्योंकि ये भी बोल रहे थे मेरे पास तो विदेश का होगा नहीं, और विदेशी है। ये सिस्टम के खिलाफ, आपके खिलाफ बोल रहे थे, और ये भाई साहब भी बहुत बोल रहे थे, हम भी बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सब आतंकवादी है। अगर आप ये बोल रहे हैं और हमारे साथ हम लोगों ने ना पाकिस्तान के साथ संबंध रखा है, इन्होंने भी रखा होगा, इन्होंने भी रखा होगा, सबका पाकिस्तान से आतंकवादी संबंध। हम लोग का औकात है इतनी, हम सुरवीरों को खरीद ले, वो पाकिस्तान की औकात है, हम सुरवीरों को खरीद ले, वो खुद कंगाल है। ये बोलते हैं कि हमारी गलती नहीं है, इसमें एजुकेशन में कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ बीच में लोगों ने 4-5 क्वेश्चन लीक कर दिया, चलो मान ले तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है। 21 स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो 21 स्टूडेंट्स खत्म हो चुके हैं। हॉस्पिटल का फेलियर नहीं है इसमें, हॉस्पिटल वाले बचा सकते थे, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची गई पर टाइम पर, कहीं पर हॉस्पिटल में पहुंच गए तो वहां पर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ऐसे हैं कि वो फिर भी नहीं बच पाए। तो इसमें भी उन्हीं की गलती हुई ना। अगर मान लो तुमने पेपर लीक नहीं किया, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन फिर तुम हॉस्पिटल ही संभाल लेते कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इन लोगों के लिए जरूर जोरदार ताली हो जाए। सब अपने अपने के लिए बजाइए, क्योंकि सभी ने जो वो आज माता के मातरम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टेररिस्ट है, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए। टेररिस्ट तिरंगा फहरा रहे। देखो मोदी जी का खौफ है हमें कि हम टेररिस्ट होके भी यहाँ तिरंगा लगा के रखा है ना, तिरंगा लहरा। ये दिखा दीजिए, तिरंगा भी दिखा दीजिएगा, तिरंगा है हमारे पास। सर जी एक चीज कहना चाहता हूँ बस एक लाइन में, कि हो ना हो आप लोग का प्रयास और हमारे सारे भाइयों के प्रयास से प्रेशर तो बना है। भाई साहब आतंकवादी बोल रहे हैं तो ये सर एक मिनट, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गुरुजी डिप्रेशन में चल रहे हैं और उनको समस्या हो रही है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप समय से एक्शन नहीं लेंगे, अगर समय से इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये समस्या आपके अलावा और मिनिस्टरों को भी हो सकती है। विश्व गुरु और महामानव जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है इनके बारे में सोचिए, और इन बच्चों के बारे में भी सोचिए आप, और देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई ने बिल्कुल सही कहा कि पॉजिटिव लेना चाहिए। देखिए जीवन के अंदर में हर चीजें जो है वो दो रंग से देखी जाती है, एक अच्छा भी देखा जाता है और एक बुरा भी देखा जाता है। जिस देश के अंदर में रह करके अगर मेरे देश की तस्वीर ही खराब हो जाए, मेरे जो देश में रह करके मेरे देश की तस्वीर और तकदीर खराब हो जाए, तो ऐसे सिस्टम का क्या है जो सिस्टम पूरा धरा का धरा फेल हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।